हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो सीएस ट्रेनिंग से रिलेटेड होने वाली है। इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी ट्रेनिंग और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, सर फर्म में करें ट्रेनिंग या कंपनी में करें, क्या एक्सपोजर हमारा होना चाहिए, किस बेसिकली इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, ठीक है ना, कंपनी में किस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। तो बहुत सारी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, तो उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए, और 10 पॉइंट्स हैं जो हम बेसिकली मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, हो सकता है आपकी सारी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जब भी ट्रेनिंग की बात आती है तो एक क्वेरी सबके माइंड में आती है, एक मतलब क्वेश्चन जो है वो सबके माइंड में आता है। वो क्या है सर? सर, हम ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद करें या प्रोफेशनल के बाद करें? पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा। क्या सर मुझे ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम क्लियर हुए, मैंने अपनी ईडीपीस कर ली, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑनलाइन ऑफलाइन 15-15 डेज की होती है, मैंने वो कर ली सर। अब क्या मैं ट्रेनिंग ज्वाइन कर लूं, या फिर मैं एक बार प्रोफेशनल के एग्जाम कंप्लीट कर लेता हूं और उसके बाद करूंगा? तो ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। जब भी ट्रेनिंग की बात होगी ये क्वेश्चन ऐसा है जो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। मैं इसका परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, कि आप, मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ प्रोफेशनल के बाद ही करनी चाहिए, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं अपने डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, और हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे अगर ये वाले पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, वो क्या पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे, जिससे आपको आसानी होने वाली है। पहला है ये, देखिए पहला पॉइंट हम बाद में बात करेंगे, पहला हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, AIR और सिंगल अटेम्प्ट। आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आप बेसिकली क्लियर करके आए होंगे, तो वहां पे ना आपको पता चल गया होगा कि आप सिंगल अटेम्प्ट वाले हैं, बोथ अटेम्प्ट वाले हैं। मतलब अगर आप, हो सकता है आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले आप प्रोफेशनल के एग्जाम दीजिए, बाद में ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेशनल एग्जाम के साथ साथ, मतलब आप रैंक के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बर्डन बहुत ज्यादा होने वाला है। 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे लगातार। ठीक है, और उसके साथ ट्रेनिंग, जो कि आप मानो कि 9 से 10 घंटे आपको ट्रेनिंग में भी देने पड़ेंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो अगर कुछ स्टूडेंट ये सोचे सर हम तो सिंगल सिंगल अटेम्प्ट वाले हैं, हम तो एक एक करके अटेम्प्ट देंगे, यानी कि पहले ग्रुप 1 देंगे फिर ग्रुप 2 देंगे। अगर आप ऐसे करके देना चाहेंगे तो बेसिकली आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप प्रोफेशनल एग्जाम्स के साथ आप साथ साथ में प्रोफेशनल के एग्जाम दीजिएगा और साथ साथ में आप अपनी ट्रेनिंग करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट को पता चल गया होगा एग्जीक्यूटिव के बाद कि मैं बोथ ग्रुप हैंडल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, नहीं मैं तो सिंगल सिंगल ग्रुप ही हैंडल कर सकता हूँ, ये पता चल जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो उनके लिए ये पॉइंट होने वाला है कि अगर आप रैंक के लिए बढ़ रहे हैं, क्या मुझे तो प्रोफेशनल में रैंक ही लेके आनी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पहले प्रोफेशनल के एग्जाम क्लियर कर लेने चाहिए, एकदम से ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करनी है एग्जीक्यूटिव के बाद। अगेन वही, अगर कोई सोचता है कि सर मुझे तो एक एक करके कंप्लीट करना है, आप ज्वाइन कर लीजिए एग्जीक्यूटिव के बाद, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा आता है टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड भी बहुत जरूरी है, ठीक है, जान लेना। टाइम पीरियड क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ टाइम पीरियड, कहानी कुछ ऐसी है। अब आपका अगस्त में रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगस्त में 25 अगस्त को आएगा, आप मान के चलो सितंबर ही आ गया वो। ठीक है, 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो आपका अटेम्प्ट आएगा वो आएगा जून 27, जिसमें आप 2 ग्रुप देंगे। दोनों ग्रुप आपने, मैं मान लेता हूँ, क्लियर कर लिए। उसके बाद क्या होगा, यहां से आप जब इसका रिजल्ट का वेट करेंगे, या हो सकता है आप ईडीपी यहाँ पे क्लियर कर लें, 1-2 महीने आप ईडीपी के लगाओ। जून से आगे क्या, जून जुलाई अगस्त, अगस्त आ गया, अगस्त 27 आ गया। उसके बाद आप 21 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे पहुंच गए आप अगस्त से? अगस्त से 2 साल लगा लो आप मोटा मोटा। अगस्त सितंबर, अगस्त 27, अगस्त 28 और अगस्त 29। तो कहीं ना कहीं आपकी जाको देखो जून में ही कंप्लीट होगी ये, जून 29 में जाके ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, 2 साल से मैंने थोड़ा कम ही कंसिडर किया है। ठीक है, क्योंकि आपकी छुट्टी भी होंगी, कुछ और भी हो सकता है। तो आपका जून 29 और फिर CLDP एंड देन आप CS बनोगे यहाँ जाके। ठीक है, CLDP में 2-3 महीने लग जाएंगे आपके। तो बेसिकली आप सितंबर अक्टूबर में जाके CS बन जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड आपको लगने वाला है। पर अगर मैं बोलूं, अगस्त रिजल्ट आने के बाद आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली और उसके साथ यहाँ पे एक ग्रुप देते हैं, जून 27 में एक ग्रुप देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपको 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि 21 महीने की ट्रेनिंग है, 6-6 करके भी आप देखोगे, 6-18। ठीक है, तो 3 अटेम्प्ट आपको वहां पे मिलने वाले हैं। तो एक एक करके आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अगस्त 25 से, अगर आप बेसिकली 25 अगस्त जब 2026 को आपका रिजल्ट आएगा, वहां से 21 महीने कर लोगे आप। पर आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा, वहां कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप थोड़ी जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे और अपना बेसिकली प्रोफेशनल एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। तो ये बात हो सकता है आपको समझ आ गई हो। तो टाइम पीरियड की भी इंपॉर्टेंस है इस प्रोफेशनल लाइफ में। तो एक तो हमने टाइम पीरियड की बात कर ली, ऊपर से सिंगल अटेम्प्ट। अगेन सर कुछ हम तो AIR ही स्कोर करना चाहते हैं, तो आप तो बस आप पढ़ाई पे लग जाइए, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ाई करना है पहले, उसके बाद ट्रेनिंग का देखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया डिस्कस। दूसरा आता है, एक पॉइंट आता है, सर
कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपने क्यों लिखा हुआ है? देखिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है यहाँ पे, आपको ये समझना पड़ेगा। जब मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा और उसके साथ साथ पढ़ाई स्टार्ट करूंगा अपनी, तो मुझे डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना ही है, कि मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना ही है। ये नहीं हो कि मैं सुबह अपने ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को 7 बजे आ रहा हूँ, कभी मुझे 8 बज जा रहे हैं और हो सकता है उसके बाद मैं खाना खा के सो भी जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, या थोड़ा सा सुबह पढ़ना है, थोड़ा सा शाम पढ़ना है, पर 4 से 5 घंटे आपको अपनी स्टडी के साथ लगाने ही लगाने हैं। आप ये सोचोगे कि मैं मई में पढ़ना स्टार्ट करूंगा और फिर मैं जून में एग्जाम दे दूंगा, मेरा हो जाएगा, या फिर बेसिकली नवंबर में पढ़ना स्टार्ट करूंगा, दिसंबर में दूंगा, हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सच यही है कि नहीं होने वाला है। ठीक है? तो आप कंसिस्टेंसी से फ्रॉम डे 1 आप इस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई को देंगे, तो बहुत सही रहेगा। अच्छे से टारगेट्स पूरे होंगे जो आपने स्टडी प्लान में बनाए होंगे और आपका बेसिकली रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। वरना मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहीं स्टक्ड हैं। कैसे स्टक्ड हैं सर? सर वो अपनी, या तो उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, एग्ज़ाम्स के टाइम पे उनको लीव्स नहीं मिलती, प्रॉपर लीव्स नहीं मिलती, 1 हफ्ते की लीव मिली है, ठीक है? या उन्होंने पढ़ाई कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ नहीं करी है, तो क्या होता है, वो अटेम्प्ट उनके लगते रहते हैं। तो उनके ये जो अटेम्प्ट है ना, जो 21 महीने, जब आप 21 महीने की ट्रेनिंग में जितने भी अटेम्प्ट आएंगे, 3 से 4 जो भी अटेम्प्ट आएंगे, वो नेगेटिव ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ते, क्योंकि वो डिसिप्लिन से नहीं पढ़ते। तो ये अटेम्प्ट कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? क्योंकि अब डेली डेली कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, आज ऑफिस में इतना काम था, चलिए ठीक है, कभी कभी का तो चलता है, ऑफिस में ज्यादा काम भी होगा। पर अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि आज मैं सो जाता हूँ, कल से पढ़ेंगे, फिर कल से पढ़ेंगे, फिर कल से पढ़ेंगे, यही चलता रहेगा, तो अटेम्प्ट बहुत जल्दी से निकलेंगे और ये 3 से 4 अटेम्प्ट आपके कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो फ्रॉम द डे 1 आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी ही है। आप ये लिख लीजिए अपने स्टडी प्लेटफॉर्म, जो भी आप जहां भी आप पढ़ने बैठते हैं, ठीक है? तो वहां पे आप लिख दीजिए मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ने ही है। क्योंकि अगर ये बार अटेम्प्ट निकल गए, अब आप सुनना इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। एक बार आपकी 21 महीने की ट्रेनिंग हो गई, एक बार आपकी 21 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे हो गई और आपके प्रोफेशनल के एग्जाम नहीं निकले, तो मैं बता रहा हूँ घर पे बैठ के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। स्टूडेंट उसके बाद फिर घर पे बैठने की नहीं सोचता। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो घर पे बैठ के पढ़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कहीं न कहीं हम एज़ अ सेमी क्वालिफाइड सीएस लग जाएँ, या फिर कहीं न कहीं हम जॉइन कर लें, ठीक है? कुछ काम कर लेते हैं, हमसे घर पे खाली बैठा नहीं जा रहा, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। उस कारण वो क्या करते हैं, वो जॉब जॉइन कर लेते हैं एज़ अ सेमी क्वालिफाइड सीएस, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी निकले नहीं है। और जॉब कर लेते हैं। जो उनके साथ 21 महीने में हुआ है, वो इस जॉब में भी उनके साथ यही होने वाला है। क्योंकि अब आप ट्रेनी नहीं है। अब आपका जो ट्रेनर होगा, जो प्रिंसिपल होगा, आपको छुट्टी तो कंसिडर करेगा ही नहीं करेगा आपकी। उसको तो काम चाहिए। वो समझेगा नहीं कि ये स्टूडेंट है। आपने एज़ अ सेमी क्वालिफाइड सीए जॉइन किया है, तो आपको छुट्टी, पढ़ाई के लिए टाइम मिलने ही नहीं वाला है। और फिर क्या होता है, वो ये जॉब जो सेमी क्वालिफाइड सीएस वाली है ना, यही चलती रहती है, यही चलती रहती है और वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होते। फिर स्टूडेंट के 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। और वो इसी कारण है क्योंकि वो जॉब में फँस चुके हैं, उस सर्कल में फँस चुके हैं, ठीक है? और ये बेसिकली सर्कल चलता रहता है और अटेम्प्ट कभी हाथ ही नहीं आता। तो मैं बोल रहा हूँ इस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस बहुत है, अगर आप अपनी ट्रेनिंग के साथ-साथ एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और आता है, जो मेरी तरफ से है। क्वेश्चन नहीं है, एक पॉइंट है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है? अब देखो, आप कुछ स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे, सर अब हम ट्रेनिंग जॉइन करने जा रहे हैं और जो सीएस प्रोफेशनल में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका रेलेवेंस भी हमें पता चलेगा, क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अपने ऑफिस में करने वाले हैं, ठीक है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अब आप देखोगे आपके पास क्या सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट, जब आप एक तरफ पढ़ रहे हो घर पे आके और ऑफिस में जाके बेसिकली वो ड्राफ्ट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो ऑफिस में, तो ठीक है, उसको आपको समझने में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सीएमएडीडी है, वहाँ पे ऑडिट है, ड्यू डिलिजेंसेस है, ठीक है? साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये सब पॉइंट आप एक तरफ तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है? घर पे आके, क्लासेस देखोगे और एक तरफ आप अपने ऑफिस में जाके प्रैक्टिकली समझोगे कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर उन एग्ज़ाम्स में। आपको प्रैक्टिकली समझ आने लगेगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है? तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन स्टूडेंट के लिए जो ट्रेनिंग के साथ बेसिकली एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो अब आपकी ये कॉल है कि आप किस तरीके से बेसिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी ही कॉल है, ठीक है? मैंने आपके लिए पॉइंट्स कुछ सिंपल कर दिए हैं आपके लिए। उसके बाद आता है फर्म वर्सेस कंपनी, व्हिच वन इज़ बेटर? देखिए, इसका कोई एक आंसर नहीं है, ठीक है? नो यूनिवर्सल आंसर। इसका कोई एक आंसर नहीं है कि मैं आपसे बोल दूँ कि फर्म में जाओ तो आप फर्म में ही जाएँगे सब, या कोई आपसे बोल दे कि नहीं आपको कंपनी में ही करनी चाहिए।
तो आप उसकी सुनकर कंपनी में ही करें, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अंदर से कॉल आनी चाहिए, ठीक है? और आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हिच विल हेल्प मी अचीव माय करियर गोल, मतलब मेरे गोल अचीव करने में मुझे कौन-सा पाथ मेरी हेल्प करेगा, मुझे वो देखना चाहिए। देखिए, हो सकता है आपका मन प्रैक्टिस का हो और नहीं बन रहा है मन, तो सोचना स्टार्ट कर दीजिए अभी से कि मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे कंपनी में जॉब करनी है, मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, क्या मेरे लिए बोरिंग है, क्या मेरे लिए बहुत पढ़ने में जैसे मुझे मजा, सोचना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अभी से ही। तो आपके गोल अचीव करने में हो सकता है आप फर्म प्रैक्टिस का सोचते हो, ठीक है, और हो कुछ सोचते होंगे कि मुझे कंपनी में जाके जॉब करनी है, मुझे बोर्ड मीटिंग्स कन्वीन करानी है, मुझे बेसिकली जनरल मीटिंग्स कन्वीन करानी है, ठीक है, बोर्ड बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रूम में बैठना है, ठीक है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है स्टूडेंट्स को कि बोर्ड रूम में बैठेंगे, ठीक है, डिस्कशंस होंगे, मैं एडवाइस दूंगा बोर्ड को। तो ये बहुत बेसिकली अच्छी बात है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कंपनी में जा सकते हैं। और बेसिकली प्रैक्टिसिंग फर्म में अगर मैं बात करूं तो आप वहां जाएंगे तो वहां आपको वहां के अलग बेसिकली मेरिट्स हैं वहां पे जाने के लिए, और कंपनी में जाने के लिए मतलब कुछ अलग मेरिट्स होंगे स्टूडेंट के लिए, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मैं फर्म में बताऊं, कुछ स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे कि हम फर्म में जाएंगे तो वहां पे आपको बेसिकली मल्टीपल क्लाइंट देखने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ असाइनमेंट देखने को मिलेंगे, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज का आपको एक्सपोजर मिलने वाला है वहां पे। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री वाली कंपनीज आपको मिलेंगी, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग मिले, सर्विस कंपनी, सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी मिले, फार्मास्यूटिकल की मिल जाए, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डेली बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और मल्टीपल क्लाइंट आपके वहां बेसिकली, अगर कोई आगे प्रैक्टिस ही करना चाहता है, फ्यूचर में मैं प्रैक्टिस ही करना चाहता हूं, तो आपको बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जब वहां पे काम देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे क्लाइंट क्लाइंट हैंडलिंग आपको समझ आएगी, कैसे करते हैं, इतने सारे क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं, तो वो सब चीजें समझ आएगी। और वहीं अगर मैं कंपनी की बात करूं तो इन डेप्थ एक्सपोजर टू वन क्लाइंट, मतलब इन डेप्थ एक्सपोजर मिलेगा आपको कंपनी का, कंपनी के इंटरनल कंप्लायंसेस का, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का, ठीक है, किस तरह से पॉलिसी बनते हैं, किसी तरीके से बेसिकली डिसीजन मेकिंग होती है कंपनी में, वो सब चीजें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। तो अगर आप फ्यूचर में कंपनी में काम करना चाहते हैं, कंपनी में जॉब करना चाहते हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ केएमपी, तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। बट अगर मैं एक बात बोलता हूँ आपके लिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कंपनी सेक्रेटरी की जो कोर है, जैसे कि सर्टिफिकेशन में बोलूं, वेरियस सर्टिफिकेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द सेबी रेगुलेशन, अंडर द एलएलपी एक्ट, बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, ड्यू डिलिजेंस की बात होगी, सेक्रेटरियल ऑडिट की बात होगी, मर्जर की बात होगी, आईपीओ की बात होगी, तो वो आपको बेसिकली पीसीएस फर्म में या बेसिकली कॉर्पोरेट पीसीएस फर्म में या फिर कंसल्टेंसी फर्म में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। वो आपको कंपनी में कभी देखने को मिलेंगे। अब सर कहेंगे, सर मर्जर तो कंपनी का होता है, कंपनी में भी तो मर्जर देखने को मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, काम जो होता है अल्टीमेटली पीसीएस फर्म ही करती है। कल क्लाइंट जो है बेसिकली वो काम अपना हैंडओवर कर देगा, मतलब अपना असाइनमेंट देगा प्रैक्टिसिंग फर्म को, तो सारा काम फर्म ही करती है, सारा काम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज ही करते हैं। बट ये क्या करेंगे कंपनी में, अगर दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, लेट्स से मैं कहता हूं दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो कंपनी में मर्जर खुद तो बेसिकली वहां पे जो क्लाइंट कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट है वो खुद तो मर्जर नहीं करेगा, तो वो बेसिकली कंपनी असाइनमेंट देती है किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज फर्म को, किसी लॉ फर्म को, वो असाइनमेंट देंगी, और वो असाइनमेंट पे वर्क बेसिकली पीसीएस फर्म करती है, पीसीएस करते हैं, ठीक है। इनका रोल क्या रहेगा वहां पे कंपनी का उस मर्जर में, वो सारे रिकॉर्ड्स उनको प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट साइन कराना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, प्रीवियस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, मिनट्स प्रोवाइड करनी है, मीटिंग टाइम फिर मीटिंग कन्वीन होंगी तो बेसिकली वहां पे वो मीटिंग करवाने में हेल्प करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली काम सारा प्रोसीजर जो है वो पीसीएस फर्म ही करती है, तो अगर आप पीसीएस फर्म ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सब काम देखने को मिलेंगे, ये काम आपको कंपनी में नहीं देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली दो साइड है, एक तो पीसीएस फर्म वाली साइड है, कंपनी वाली साइड है, तो ये इवेंट आते हैं तो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, पर इसमें रोल पीसीएस का ज्यादा होता है, तो आपको ये सब चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप अपना सोचिए कि मुझे अगर कंपनी में जाना है तो मुझे बेसिकली कंपनी में करनी चाहिए, और अगर मैं आगे सोचता हूँ कि मैं पीसीएस फर्म अपने नाम की बेसिकली पीसीएस फर्म चलाऊंगा और मुझे प्रैक्टिस में ही जाना है, तो आपको बेसिकली प्रैक्टिसिंग फर्म में ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसके बाद आता है ऑप्शन, सर एक्सपोजर, एक्सपोजर की बात बताइए। देखिए सर, काम सीखने को बहुत है इस मार्केट में, काम सीखने की कोई लिमिट नहीं है, काम सीखने की कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत सारा काम है, आप कितना काम सीखोगे, 21 महीने में इतना नहीं सीख पाओगे। देखो यहाँ पे कुछ पीसीएस हैं जो ट्रेडमार्क भी कर रहे हैं, कुछ आईबीसी में भी हैं, कुछ फेमा में भी हैं, कुछ एनबीएफसी में भी हैं, कुछ आईपीआर में भी हैं, फसाई भी देखते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी देखते हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी भी देखते हैं, मर्चेंट बैंकिंग भी देखते हैं, इसके अलावा भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, आर्बिट्रेशन है। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास तो बहुत सारा काम है, मतलब हर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी की सेक्रेटरी के पास एक अलग नया काम है, तो आप कितना सीखोगे, कितना सीखोगे, 21 महीने में नहीं सीख पाओगे इतना। अगर आप कंपनी में जाओगे तो वहां कंपनी के कंप्लायंस से सीखोगे 21 महीने में, ठीक है, वहां पे डेली नया नया इतना कुछ नया नहीं आने वाला है, कभी वंस इन अ वाइल आ जाएगा नया, पर सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ है सीएस में, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं और मैं सब कुछ सीख के चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप जहां भी ज्वाइन करते हैं आप कुछ बातों का ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो अगर फ्यूचर में आप दूसरे डोमेन में भी जाने की कोशिश करेंगे या स्विच करना चाहेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। क्या बातें हैं सर वो जो ध्यान रखने वाली हैं? सर पहला पॉइंट है मेरा, बेयर एक्ट। अभी तक बेयर एक्ट से नहीं पढ़ा है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल बेयर एक्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ट्रेनिंग से पहले तो आप पढ़ के ही जाइएगा वहां पे,
क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू भी आपका कुछ अच्छे से होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। प्लस आपको लॉ अप्लाई करना है, तो पहले लॉ पढ़ना तो आना चाहिए ना, तो पढ़ना तो आज से ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो बेयर एक्ट। दूसरा, उसकी ट्रेनिंग के दौरान जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे टाइम टू टाइम रेगुलरली, उसके बाद प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? लॉ कैसे अप्लाई होता है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है लॉ की, तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी करना आना चाहिए आपको, ठीक है? किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन-सा लॉ, कौन-सी ट्रांजैक्शन में कौन-सा लॉ अप्लाई होगा और मतलब ये सब आपको आना चाहिए। प्लस ड्राफ्टिंग आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? ड्राफ्टिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ड्राफ्टिंग और स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन लिख लीजिए। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना आपको आना चाहिए और आपकी ड्राफ्टिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका ये सब सही हो जाता है, ट्रेनिंग के दौरान आप ये सब सीख लेते हैं 21 महीने में, तो मैं बताता हूँ सब फील्ड में यही सब होना है। सब फील्ड में अगर आप देखोगे फसाई में फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लॉ हैं, तो आपको बेयर एक्ट अगर लॉ पढ़ने की आदत होगी तो आप कोई सा भी लॉ पढ़ लोगे। फिर ये कोई आपको कंपनी लॉ ही पढ़ना है। नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ो, एक्सप्लोर करो खुद को। ठीक है? तो सब जगह लॉ ही है, सब जगह डॉक्यूमेंटेशन ही है, ठीक है? सब सब जगह यही आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही टेस्ट करी जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको मेनली सीखनी ही सीखनी है, कोई भी डोमेन में आप जाते हैं, कोई भी बेसिकली ट्रेडमार्क में जाते हैं, आईबीसी में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको ये सब चीज़ें तो सीखनी है। क्या नहीं करना है? कॉपी पेस्ट नहीं सीखना है, कॉपी पेस्ट सीखना है कभी-कभी चलता है, पर रोज़ ये नहीं सीखना है कि आज मिनट्स दी, कॉपी कर दी। मिनट्स बनाने का काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है सीएस का इन एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है? पर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं। कभी हम उसको बेसिकली देख ही नहीं पाए, ढंग से पढ़ ही नहीं पाए। तो एसएस 1 और एसएस 2 भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वो मिनट्स, नोटिस, एजेंडा बनाने में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट एसएस 1 और एसएस 2 ही रहते हैं। ठीक है? तो मे कॉपी पेस्ट पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम कॉपी पेस्ट पे हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो कभी उनको पढ़ के भी देख लीजिएगा। मतलब समझना भी है आप उन डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है? कॉपी पेस्ट पे नहीं फोकस करना है। उन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी पेस्ट हो रहा है तो पढ़ के समझना है उनको। ठीक है? वरना मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी आपकी। उसके बाद आता है स्किल सेट बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ठीक है? ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी लिख दिया है मैंने आपके लिए और बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। तो स्किल सेट क्या है सर? बिफोर ट्रेनिंग से पहले, यानी कि ट्रेनिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है? तो हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे पास क्या-क्या स्किल सेट होना चाहिए? सर एमएस वर्ड आपको अच्छे से एडवांस वाला आना चाहिए, बेसिक से काम नहीं चलेगा। एमएस एक्सेल बेसिक चल जाएगा, एमएस पावर पॉइंट बेसिक चल जाएगा। ईमेल राइटिंग आपको बेसिकली ईमेल लिखने होंगे जब आप बेसिकली ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको ईमेल राइटिंग भी होनी अच्छी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी ही चाहिए बेस्ट एकदम। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ये सब काम तो आपको आ ही गए होंगे, तो ये वाले ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ये तो आपका काम आएगा ही आएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको ना कुछ चीज़ों का ध्यान अच्छे से सीखना है, ठीक है? क्या? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टूल। देखो सर, ये किसी-किसी फर्म में आपको मिलेगा, किसी-किसी कंपनी में भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टूल, तो ये आईटी सॉफ्टवेयर्स हैं। आजकल अब वो मतलब टाइम बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टूल हो गया, कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल्स हो गया, ठीक है? ये प्रैक्टिकली आप सीख पाओगे। मैं ऐसे बोलूँगा कि आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो जब आप इन टूल्स को चलाओगे, यूज़ करोगे, जब ही आप समझ पाओगे। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अगर आपकी कंपनी में ये सब है, ये सब टूल यूज़ होते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझने हैं, क्योंकि आगे जब ट्रेनिंग के बाद आप जॉब जॉइन करने जाओगे, तो ये सब यूज़ होगा। हर कंपनी में आजकल ये सब यूज़ होता है, तो आपको आना चाहिए, वो देखेंगे, ठीक है? उसके बाद ई-साइनिंग, डीएससी लगाना तो आपको आ ही जाएगा। आधार ई-साइनिंग, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए कि ई उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे मिलेंगे, ईआरपी, ये सब आपको सीएस में, लीगल में हर जगह मिलते हैं। ठीक है? तो अगर आपकी कंपनी में है तो आप उनको सीखो। मेरा कहने का मतलब है एकदम से आपको नहीं आएँगे, पर आप धीरे-धीरे अपने 21 महीने में ये सब चीज़ें सीखने की कोशिश करना, क्योंकि आपका फ्यूचर में यही रिलेवेंस मतलब ये सब चीज़ें रिलेवेंट हैं फ्यूचर में। ठीक है? उसके बाद एआई, आप सभी को पता है एआई, एआई का यूज़, तो आपको एआई बहुत अच्छे से यूज़ करना भी आना चाहिए। ठीक है? तो एआई का तो यूज़ अब आप देख रहे हैं आपके सिलेबस में भी एक बेसिकली सब्जेक्ट है एआई का, सीएस प्रोफेशनल में ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है? तो एआई भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद बेयर एक्ट, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है अभी तक तो आज ही परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि अब आप ट्रेनिंग जॉइन करेंगे अगस्त अगस्त के बाद, तो या अभी ट्रेनिंग सर्च कर रहे हैं तो आप बेयर एक्ट अभी तक नहीं लिया है, बेयर एक्ट ले लीजिए और बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत रेलेवेंस है। रोज़ अपने ऑफिस में ले जाके अपने साथ रखिएगा बेयर एक्ट। जभी भी ऑफिस जाएँगे बेयर एक्ट लेके साथ ही जाइएगा, ठीक है? और मतलब आपको पढ़ना है वहाँ पे। जभी भी कोई ट्रांज़ैक्शन हो रही है, कोई सेक्शन है, तो उस ट्रांज़ैक्शन का गवर्निंग सेक्शन है, तो एक बार आपने रीड आउट कर लिया, तो आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी लॉ को लेकर। उसके बाद वर्किंग और लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है? ये क्या है सर? देखिए,
1 मंथ का प्रोबेशन पीरियड आपको ट्रेनिंग में मिलेगा। 1 महीने में आप बेसिकली 1 महीने में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे ये फर्म बेसिकली किस महीने के लिए जॉइन करनी है या नहीं करनी। 1 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहता है। ठीक है? एकदम से नहीं होगा, फर्स्ट डे आपने जॉइन कर लिया, बस अब 21 मई तो वहीं करनी है, ऐसा नहीं होगा। 1 मंथ का प्रोबेशन पीरियड आपके लिए रहेगा, तो उस पीरियड में आप डिसाइड करेंगे आपको 21 महीने वहीं रहना है या नहीं रहना। ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखनी है, वर्किंग एनवायरनमेंट और लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब आपके सीनियर आपको सच में सिखाना चाहते हैं, ऐसे सीनियर्स हैं, ये सब चीज़ें देखनी है आपको। ठीक है? वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? हो सकता है कई-कई फर्म में ऐसा होता है, जल्दी-जल्दी इतना काम होता है कि बस अब दे दिया काम अभी होने चाहिए, वहाँ सीखने को नहीं मिलता। देखो मोस्टली ऐसा होता है, मैं मानता हूँ ये बात, पर आपको देखना है कि वहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, मुझे सीखने को यहाँ 21 महीने मिलेगा नहीं, जो मेरे सीनियर्स हैं वो मुझे सच में सिखाना चाहते हैं, नहीं चाहते, मुझे समझाते हैं, मुझे टाइम, थोड़ा-सा टाइम, अपना क्रूशियल टाइम जो है उनका उसमें से थोड़ा टाइम मुझे देते हैं या नहीं देते। ठीक है? तो ये सब चीज़ें देखना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ग्रो करना है उसी एनवायरनमेंट में। ठीक है? 21 महीने में। तो क्या आप ग्रो कर पाएँगे? तो आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है? उसके बाद टीम कैसी है वहाँ पे, जिस टीम में देखिए बहुत जगह लर्निंग नहीं हो पाती, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, मैंने ऐसी फर्म भी देखी जहाँ पे सिर्फ 1-1, 2-2 ट्रेनी है और उनसे इतना-इतना काम कराया जाता है, ठीक है? ठीक है, काम आपको करना है, मैं मानता हूँ, पर वहाँ पे बेसिकली एक ही ट्रेनी है और सीनियर एक ही हैं जो कभी ऑफिस ही नहीं आते हैं या कभी-कभी ऑफिस आते हैं, तो आप वहाँ अगर आप एकदम फ्रेश हो, ठीक है? तो अपनी आप क्वेरीज़ किससे पूछोगे? ठीक है? आपके पास क्वेरी पूछने के लिए कोई है ही नहीं, आपको कोई समझाने वाला कोई नहीं है, आपको सिर्फ काम दे दिया गया है। तो ऐसा ये ग्रोइंग एनवायरनमेंट नहीं है, ये वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। आप गलत-सलत खुद ही करे जा रहे हो, ठीक है? आपका काम चेक हो रहा है, नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। चेक हो रहा है तो फिर आपको बताया नहीं जा रहा है कि आपकी क्या गलती थी। तो ये वर्किंग और लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है? जहाँ पे आपको देखिए थोड़ा पढ़ने का भी टाइम मिल जाए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप मॉड्यूल खोल के बैठ रहे हैं, नहीं, बेर एक्ट पढ़ने का बात बोल रहा हूँ। बेर एक्ट पढ़ने का, कोई आपकी गलती है तो आपको बेसिकली पॉइंट आउट करा जाए कि आपकी ये गलती है, ठीक है? आपको ये केयरफुली ड्राफ्ट करना है डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके का होता है लर्निंग एनवायरनमेंट। एक होता है कि जस्ट लाइक काम दे दिया आपको, आप करके लाओ। आप बीच में कोई क्वेरी मत पूछो, आप काम करके लाओ, ठीक है? और फिर आपको बता देंगे, मिनी पॉइंट आउट भी नहीं करेंगे। तो वो होता है, देखिए मैंने जहाँ ट्रेनिंग करी वहाँ हायरार्की लेवल था, ठीक है? वहाँ एक सीनियर थे, जो सीनियर थे पीसीएस थे, उनके नीचे पीसीएस थे, ठीक है? उनके नीचे सीएस थे और फिर उनके नीचे हम ट्रेनीज़ थे। तो जो कोई भी डॉक्यूमेंट बनता था, हम ट्रेनीज़ बनाते थे, फिर सीएस उनको चेक करते थे, फिर अल्टीमेटली ये ओवरव्यू करते थे। अगर कोई डॉक्यूमेंट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है, ठीक है? तो हमारे सीनियर पीसीएस चेक करते थे। ठीक है? कि कोई नया ही ट्रांज़ैक्शन, जैसे कोई अगर मर्जर की बात हो गई, कंपाउंडिंग की बात हो गई, ठीक है? पिटीशन लगनी है, तो वो फिर हमारे सीनियर पीसेस, पर अल्टीमेटली हमारा काम यहाँ चेक होता था, यहाँ चेक होता था और कभी-कभी तो यहाँ पे भी चेक होता था। तो हमें पता चलता था गलतियों का। तो ये सब हायरार्की लेवल बहुत कम फर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो अगर ये एनवायरनमेंट है तो आप अच्छे से सीख पाओगे। तो 1 महीने में ये सब डिसाइड करना है कि एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का। उसके बाद स्टाइपेंड की, देखो स्टाइपेंड की कोई मैं बात नहीं बता सकता, वैसे मैंने रख लिया है पॉइंट एक। फर्म में जो मैंने जितना देखा है, फर्म में 12,000 टू 15,000 आजकल जो चल रहा है, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से ही बिलॉन्ग करता हूँ, तो 12 से 15,000 का बेसिकली फर्म में चल रहा है। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वहाँ 20,000 तक जा रहा है और उससे ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, 30,000 भी मिल रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में, लिस्टेड कंपनी में 30,000 भी मिलता है। ठीक है? तो ये बेसिकली सिनेरियो है दिल्ली एनसीआर का। साइज़ ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन की अगर मैं बात करूँगा, तो साइज़ ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन भी आपको कंसीडर करनी है। स्मॉल फर्म में जाएँ, लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन में जाएँ। देखो स्मॉल फर्म में क्या है, वाइडर एक्सपोज़र है, मल्टीपल असाइनमेंट आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर आप लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे स्पेशलाइज़्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं। किसी आपने कंसल्टेंसी फर्म को जॉइन करा, वहाँ पे बेसिकली टैक्स का काम भी चलता है, वहाँ पे बेसिकली सेक्रेटरी का काम भी चलता है, वहाँ मर्जर भी अलग है, ड्यू डिलिजेंस भी है। तो हो सकता है किसी आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चले जाएँ और 21 महीने से ड्यू डिलिजेंस ही करते रहें। तो ऐसा ना हो, तो स्मॉल फर्म है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज़र आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको कंसीडर करनी है जॉइन करने से पहले। 2 छोटी-सी बातें उनका आपको ख्याल रखना है। एक तो एनओसी, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता। अभी मेरे पास रिसेंटली व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, सर मेरे पास 2 कंपनी के इससे अपॉर्च्युनिटी है और मैं कौन-सी फर्म जॉइन करूँ? तो मैंने उनसे बेसिकली एनओसी की बात डिस्कस करी थोड़ी, तो उनको पता ही नहीं था कि एनओसी होता क्या है। एनओसी क्या होता है? दैट इज़ नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट क्या है? अब 21 महीने का पीरियड है ट्रेनिंग का, इसमें आप 2 ट्रांसफर ले सकते हैं। 2 बार ट्रांसफर ले सकते हैं, मतलब एक ऑर्गनाइज़ेशन है, वहाँ से आपने अगर बेसिकली छोड़ दिया, लीव कर दी वो ऑर्गनाइज़ेशन, कहीं आप जाके जॉइन दूसरी पीसीएस फर्म या कंपनी में कर सकते हैं। तो ऐसा आप 2 बार कर सकते हैं सर, ठीक है? तो बहुत सारे बेसिकली इस केस में जहाँ आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ती है, जब जाके आपको दूसरी जगह काम करने को, मतलब जब जाके आपको जॉइन करना को मिलेगा। मतलब आपको जॉइन जब ही, मतलब आपको एनओसी लेनी होती है और फिर आपको जॉइन करने दिया जाएगा दूसरी पीसीएस कंपनी में, फर्म, ठीक है? मतलब पीसीएस और फर्म कंपनी जहाँ भी आप जॉइन करना चाहते हैं, वहाँ आपको जॉइन करने दिया जाएगा। तो ये एनओसी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी पीसीएस फर्म और कंपनी एनओसी इश्यू करने नहीं देती, मतलब एनओसी इश्यू नहीं करती, ठीक है? ये उनकी अपनी पॉलिसी, प्रोसीजर होते हैं, अपनी एसओपीज़, गाइडलाइन होती हैं फर्म की और बेसिकली कंपनीज़ की, हम एनओसी इश्यू नहीं करेंगे। तो मेक श्योर उनकी पॉलिसीज़ हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जभी भी हमारा इंटरव्यू होगा हम तो पूछ लेंगे, क्या सर एनओसी इश्यू होगी इन बिटवीन?
क्योंकि हो सकता है 12 महीने बाद आप चाहें, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, 12 महीने हम फर्म में काम करेंगे, 12 महीने हम कंपनी में काम करेंगे। तो 12 महीने बाद हो सकता है हमारी फर्म हमें एनओसी दे ही ना, तो फिर हम कैसे काम कर पाएँगे? तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं। या फिर कुछ प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आ रही है, कुछ बेसिकली इमरजेंसी वाला इश्यू है, ठीक है? मुझे कहीं और रिलोकेट होना है। वैसे कि आईसीएसआई ने 8 पॉइंटर्स दिए हैं, उस इश्यू में एनओसी इश्यू करनी पड़ती है। पर उसके अलावा भी अगर कोई आपका इश्यू है, तो आपको ऐसा ना हो कि कल को आपको एनओसी नहीं मिले। आप 12 महीने बाद चाहते हैं कि मैं कहीं और ट्रांसफर ले लूँ, किसी और कंपनी में करना चाहता हूँ अब मैं, तो हो सकता है बेसिकली आप वो जॉइन बेसिकली वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एनओसी की बात कर लीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम लीव्स की बात करूँ, अगर आप ट्रेनिंग के साथ-साथ प्रोफ़ेशनल के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम की लीव अपनी इंटरव्यू में बात कर लीजिएगा एग्ज़ाम लीव की, ठीक है? सर मुझे कितनी बेसिकली लीव्स मिलेंगी अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे भी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम की छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं या फिर 1 वीक की मिलती हैं, ठीक है? तो एट लीस्ट आपको 10 दिन तो 10 से 15 दिन तो आपको बेसिकली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मिलनी चाहिए। प्लस जिस दिन आपके जब आपके एग्ज़ाम चलेंगे वो एग्ज़ाम वीक, वो आपको छुट्टी इतनी तो एट लीस्ट बोल रहा हूँ मिलनी चाहिए, ठीक है? अगर इतनी भी नहीं मिली तो आप कंसिडर करके चलेंगे मुझे वहाँ पे जॉइन नहीं करना है, ठीक है? और अगर आपको मिल रही हैं, 2 हफ्ते की मिल रही हैं, 3 हफ्ते की मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है और एग्ज़ाम वीक की भी मिल रही हैं। तो ये आप बेसिकली कंसिडर करके चलिएगा। एग्ज़ाम इंटरव्यू में आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो टाइम आपको अपॉर्च्युनिटी देंगे कि आप पूछो, तो आप ये सब चीज़ें उनसे पूछिएगा, डिस्कस करिएगा, एनओसी के बारे में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? बहुत स्टूडेंट स्टक्ड हो जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान और फिर वो वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब बेसिकली पॉइंट कंसिडर करिएगा एग्ज़ाम बेसिकली ये सब पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं ट्रेनिंग जॉइन करने से पहले। होप you have liked this video. Please share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.